तो यहाँ देखिए सी का मान आया -1, तो सी का मान -1 रखेंगे यहाँ पे आर की घात सी, तो आर का मान आर की जगह घात में सी की जगह क्या रखेंगे -1। अब इसको हल करेंगे तो f बराबर k m v स्क्वायर और r की घात -1 को क्या लिख सकते हैं 1/r, तो f बराबर कितना आ गया k m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये आपके पास इन सभी भौतिक राशियों में संबंध आ गया, बोलो आया है? यहाँ पे ये संबंध आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो k जो नियतांक है इस k का मान होता है 1। ये कैसे आया? प्रायोगिक रूप से जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं f के अलग अलग मान लेते हैं, m v और r के अलग अलग मान लेते हैं, f के अलग अलग मान लेते हैं, तो उससे निर्धारित करते हैं k का मान 1 आता है, तो k का मान 1 रखेंगे तो f बराबर m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इन भौतिक राशियों में संबंध। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक के का मान कैसे निर्धारित किया जाता है, धीरे धीरे जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो आगे फॉर्मूले काम में आएंगे, तो फिर आपको आइडिया लगने लग जाएगा। जैसे अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, आपको अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला सिखाया जाएगा mv²/r, तो यहाँ पे कोई के नहीं होता है, तो आप आइडिया लगा लोगे कि के का मान क्या होगा 1। बाकी ये प्रायोगिक रूप से आते हैं, आप इसको यहाँ तक कर दो तो भी सही है और यहाँ तक कर दो तो भी सही है, तो आदत यहीं तक डालो अभी तक, ठीक है। और बाद में जब सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हर फॉर्मूले का आपको पता लग जाएगा कि इसमें के का मान क्या है। तो ये था आपके पास विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का तरीका। तो इसका ये हमने पहला क्वेश्चन लिया, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लूंगा मैं आपको, प्रोसेस यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, कोई एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल जो है वो निम्न राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो एक सरल लोलक, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जो अपनी घड़ी होती है, दीवार घड़ी जो होती है उसमें नीचे एक पेंडुलम लटका होता है, इस तरीके से गति करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं सरल लोलक। तो एक सरल लोलक है, इसका आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में लगा समय। जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, वो यहाँ से गया इधर गया, फिर इधर आया और फिर वापस यहीं आ गया, तो ये हो गया एक चक्कर। या ऐसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले इधर गया और फिर यहीं आ गया, तो एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो क्वेश्चन ये है, सरल लोलक का आवर्तकाल है ना, उसके द्रव्यमान, उसके बॉब के द्रव्यमान, बॉब के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से होगा ये पेंडुलम। आप देखो ऐसे यूं एक रॉड होगी, धातु की रॉड, और यहाँ पे एक गोला सा लगा होगा और ये ऐसे गति करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे द्रव्यमान लगा होता है इसको अपन बोलते हैं बॉब। तो इसका द्रव्यमान कितना लिया है अपन ने? m, और ये यहाँ से आता है, ये जो धातु के छड़ की लंबाई होती है, ये धातु की छड़ होती है, इसकी लंबाई कितनी है? l, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। t आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मतलब होता है जब इसको यहाँ पे ले जाएं, यहाँ से छोड़ें तो ये सरल लोलक एक बार यूं जाएगा, फिर यहाँ से यूं आएगा, तो एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल, ठीक है। तो आप देखो इन राशियों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। क्वेश्चन में दिया है आवर्तकाल जो है वो निर्भर करता है किस पे? द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे। द्रव्यमान, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब बताओ इनकी घातें लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह a, b और c। अब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नियतांक आ जाएगा k, तो
तो k m की घात a, l की घात b, g की घात c, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या किया जाए बताओ। अब इनकी विमाएं लिखेंगे। तो आवर्तकाल, तो आवर्तकाल की विमा, आवर्तकाल क्या होता है, इस चैप्टर में लिया गया समय, समय की विमा के बराबर होता है। तो समय की विमा क्या होती है, n0 l0 t1 हो गई। अब बताओ k नियत राशि, नियत राशि की कोई विमा नहीं होगी, इसकी विमा नहीं लिखेंगे अपन। m द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m1 और इसकी घात a। l लंबाई, लंबाई की विमा हो जाएगी l1 और इसकी घात b। g गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की विमा आपको याद होनी चाहिए, पहले कई बार प्रैक्टिस कराइए। तो l1 t-2 और इसकी घात c। अब इसको सिंप्लीफाई करें, गुणा कर देंगे m की घात a, l की घात b और l की घात c और t की घात -2c, ये गुणा हो जाएगी घातें। अब देखो m की घात a ऐसे लिखेंगे, l की घात b को l की घात c से गुणा करें तो l की घात b प्लस c और t की घात रह जाएगी -2c, ये सरल कर दिया। और इधर क्या लिखा हुआ है देखो ऊपर, m0 l0 और t1। अब यदि ये दोनों पद बराबर हैं, यदि ये दोनों पद बराबर हैं तो इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर। m l और t, इनकी घातें क्या होनी चाहिए बताओ, बराबर होनी चाहिए। तो इनकी घातों को बराबर करें, तुलना करें दोनों पक्षों की। तो m की घात यहाँ a है और यहाँ पे 0 है, तो a का मान कितना आ गया बताओ, 0। फिर देखो l की घात यहाँ b प्लस c है और यहाँ 0, तो b प्लस c बराबर 0 आगे। और फिर t की घात यहाँ 1 है, यहाँ -2c है, तो 1 बराबर -2c। अब हल करें, a का मान तो 0 मिल गया, ये -2 को बाहर में ले आओ तो c बराबर -1/2, c का मान मिल गया और c का मान यहाँ रख दो तो b -1/2 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया बताओ, 1/2। a, b और c तीनों के मान मिल गए। ये तीनों के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रखें तो t बराबर k, n की घात कितनी हो जाएगी बताओ, a का मतलब 0, a का मान कितना है 0, और l की घात b का मतलब हो गया 1/2, और g की घात c का मतलब हो गया -1/2। तो ये हमें पता लग गया कि आवर्तकाल द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर इस प्रकार निर्भर करेगा। बोलो करेगा या नहीं। अब इनको थोड़ा सा हल कर दें आप, कैसे हल करेंगे, t ऐसे ही, k ऐसे ही, m की घात 0, किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, ठीक। l की घात 1/2 ऐसे, ये घात माइनस में तो इसको प्लस में बनाना चाहे तो क्या लिख देंगे, 1/g की घात 1/2, प्लस में हो जाएगी, -1/2 से +1, तो t बराबर k और ये क्या हो जाएगा, l/g की घात 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। l की घात 1/2, g की घात 1/2, तो l/g की घात 1/2, बोलो ही है। और 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल, तो ऐसे लिख सकते हैं t बराबर k √l/g। तो ये आपके पास सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया, या इन तीनों भौतिक राशियों में संबंध आ गया। अब इसमें आप देख पा रहे हो द्रव्यमान नहीं आया, तो इससे क्या साबित होता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जबरदस्ती दे दिया क्वेश्चन में कि आप तो ये मान के चलो करता है, लेकिन जब हमने हल करके देखा तो इसकी घात 0 आ गई, तो m यहाँ से गायब हो गया, तो मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं k की, तो आप यहाँ तक छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलते हैं। और यदि देखा जाए तो प्रायोगिक तौर पर k का मान यहाँ आता है 2π, तो k का मान 2π लिखेंगे, तो 2π/l/g, ये कहाँ से आता है, प्रयोगों द्वारा। और ये आपको चैप्टर नंबर 8 जो आएगा सरल आवर्त गति, उसमें आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार यूज आया। तो यार 2π/l/g ही याद करेंगे, तो बाद में जब पहले चैप्टर में करेंगे तो याद रहेगा कि का मान ये, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक भी अगर आप कर देते हो तो भी सही है एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट
ये आपको समझ में आया कैसे हल करते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन में बताता हूँ इसी पे, और कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखें आप। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, है ना। एक तनित डोरी के कंपन की आवृत्ति, तनित डोरी के कंपन की आवृत्ति, तनित डोरी के कंपन की आवृत्ति, आवृत्ति को आप n से लिख सकते हो, n, है ना। डोरी में उत्पन्न तनाव बल, T, तनाव बल है T। अब की बार आवर्त काल नहीं है, अब की बार तनाव बल, नाम लिख दिया ना इसका, T, डोरी की लंबाई L एवं डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान म्यू पर निर्भर करती है। तो इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, आपको बोला है कोई तनित डोरी है, तनित डोरी मतलब कोई खिंची हुई डोरी है जो दो सिरों के बीच में बांधी हुई है। अब उस डोरी को बीच में कंपन कराने के लिए छोड़ दें, एक बार झटका देके छोड़ दें तो वो कंपन करेगी। तो कंपन की जो आवृत्ति है n, वो डोरी में उत्पन्न तनाव बल, डोरी की लंबाई और डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, ठीक है, पर निर्भर करती है। तो इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। कैसे करेंगे, तरीका देखें आप। तो तरीका वही, आवृत्ति n किस पे निर्भर करती है, तनाव बल, लंबाई और एकांक लंबाई के द्रव्यमान, इनकी घातें लगाएंगे a, b और c। तो n बराबर समानुपाती अप्लाई किया जाएगा k t की घात a, l की घात b और u की घात c, समीकरण नंबर 1। अब लिखना पड़ेगा इनकी विमाएं। तो इनकी विमाएं कैसे लिखेंगे ये आपको सीखना है ना। तो विमाएं कैसे लिखेंगे आप देखिएगा इसमें। तो विमाओं में देखो, आवृत्ति, आवृत्ति की विमा आप देखें, आपको सिखाइए। आवृत्ति समय का उल्टा होती है, आवर्त काल का उल्टा। तो m0 L0 और t-1 कहाँ से आई ये विमा समझते हो? आपको एक सारणी बनवाई थी 40-45 विमाओं की, वहां बनाना सिखाया था। तो आवृत्ति की विमा क्या होगी, m0 L0 t-1, समय का उल्टा होती है इसलिए। k नियत राशि है, नियत राशि की कोई विमा नहीं होगी। t क्या है, तनाव बल, t क्या है, तनाव बल, मतलब बल है, ये एक प्रकार का बल है, खिंचाव बल, डोरी में खिंचाव बल। तो बल चाहे कोई सा भी बल हो, बल की विमा क्या रहती है, बल की विमा ये होगी m1 L1 t-2। आप समझना, बल का मतलब ये नहीं है कि F ही लिखा है, यहाँ F का मतलब ही बल नहीं होता है। बल को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस नाम आगे क्या लिखा हुआ, तनाव बल है, T क्या है, तनाव बल, तो ये बल है। और बल की विमा क्या होती है, m1 L1 t-2 होती है। फिर आगे बताओ लंबाई की विमा क्या होगी, लंबाई की L1, ठीक है, इसकी घात a, इसकी घात b। अब बात करते हैं म्यू। म्यू क्या है, यहाँ पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। म्यू क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो है वो मैंने उनमें नहीं दिखाया था सारणियों में, ये कुछ राशियों की विमाएं आप खुद बनाना सीखें। म्यू बोला है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है द्रव्यमान बटे लंबाई, ठीक है। यहाँ पे म्यू क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्यमान बटे लंबाई।
जैसे अपन लिखते हैं ना वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो इसको क्या बोलते हैं, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो ऐसे एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ये इसको म्यू से लिखेंगे, ये क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसकी विमा बना, इसकी विमा क्या है, तो द्रव्यमान की विमा तो हो जाएगी m1 और बटे लंबाई की विमा हो जाएगी L1, L1 को ऊपर लाएंगे तो L-1, समझ रहे हो। तो आप राशि को समझे, राशि क्या दी है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब होता है द्रव्यमान बटे लंबाई। तो द्रव्यमान की विमा आ जाएगी m1 और बटे में लंबाई है तो लंबाई की विमा हो जाएगी L-1, हो गया। अब ये रखें तो यहाँ रखेंगे इसमें m1 L-1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी बताओ, c। अब आगे देखो a घात लग जाएगी, a से गुणा हो जाएंगे ये सब, तो हो जाएगा m की घात a, l की घात a, t की घात -2, फिर आ गया l की घात b, और फिर आ गया m की घात c और l की घात -c, हो गया। अब हल करेंगे, पहले m की घात से देखेंगे, m की घात a b c, a b c जुड़ जाएंगी, सॉरी m की घात a और m की घात यहाँ पे कितनी है c, गुणा करेंगे जुड़ जाएंगे तो m की घात a प्लस c। अब लेते हैं l की घात, l की घात क्या है, l की घात a, गुणा करेंगे तो इसमें b जुड़ जाएगी और फिर गुणा करेंगे तो -c आ जाएगा। फिर t की घात लेंगे, t की घात, तो t की घात आ जाएगी -2a, और कहीं नहीं है, बस ये एक ही जगह -2, ये हमने हल कर लिया। और इधर लिखें आवृत्ति की विमा ये वाली m0 L0 और t-1, तो ये हमने इसको सरल रूप में बना दिया। अब ये दो पक्ष हो गए और दोनों पक्ष एक ही रूप में लिखे हुए हैं, तो यदि दोनों पक्ष बराबर हैं तो इनकी विमाएं भी, इनकी जो विमाओं की घातें मतलब m, l और t की घातें वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो m, l और t की घातें बराबर करें तो देखो m की घात a प्लस c है और इधर कितनी है 0, तो a प्लस c का मान कितना होना चाहिए होता है 0। l की घात क्या है, a प्लस b माइनस c है, l की घात है a प्लस b माइनस c, यही है। और इधर l की घात 0 तो बराबर में क्या लिखेंगे बताओ 0, ठीक है। फिर t की घात यहाँ कितनी है -2a और t की घात यहाँ कितनी है -1, तो ये बराबर आ जाएंगे। अब हल करें, सबसे पहले इसको हल करो, माइनस माइनस कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया 1/2 आगे। अब a का मान उठा के इसमें रखो, तो a का मान 1/2 रखें प्लस c बराबर 0 करें तो c का मान कितना आ जाएगा -1/2। और a और c दोनों के मान उठा के इसमें रख दें, इसमें तो a का मान तो रखेंगे 1/2, b ऐसे ही रहेगा, माइनस c का मान रखेंगे -1/2 से प्लस 1/2 बराबर 0, तो हो जाएगा b प्लस 1 बराबर 0, तो b का मान आ जाएगा -1। तो आप देख पा रहे हो a, b और c तीनों के मान आपको प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये तीनों के मान कहाँ रख देंगे अपन बताओ, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में रखे आप ये, तो समीकरण 1 इसमें रखे तो देखो n बराबर k t की घात a, t की घात a मतलब ये रहा 1/2 और l की घात b मतलब -1 और c की घात -1, c बराबर -1, की घात c -1/2। हल करें k t की घात 1/2 गुणा l की घात -1 तो 1/l गुणा ये म्यू की घात -1/2 प्लस में बनाएंगे तो म्यू की घात 1/2। अब देखो ऐसे लिख देंगे इसको k/l, k के नीचे तो लिख दिया मैंने l, ठीक है, और t की घात 1/2 और म्यू की घात 1/2, तो इसको ऐसे लिख दो t/म्यू की घात 1/2 लिख दिया। अब देखो n बराबर k/l और ये 1/2 घात का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट t/म्यू, ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। आवृत्ति का फॉर्मूला आएगा
तो इस तरीके से अपन विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये अपना तीसरा अनुप्रयोग होता है ख़त्म। बाकी अगली क्लास में।